अपने इर्द गिर्द के माहौल का इदराक होने पर मेरे आसाब झंझना उठे। उसके साथ ही दरवाजे पर दस्तक की दुरुस्ती ने मुझे चौकन्ना होने पर मजबूर किया। इससे पहले कि तीसरी बार दरवाज़ा पीटा जाता, मैंने जल्दी से चप्पलें पहनी और उठकर दरवाज़ा खोल दिया। फिर तो जैसे तूफान आ गया। 3 हट्टे कट्टे पुलिस अहलकार बैक वक्त मुझ पर टूट पड़े। इससे पहले कि मैं संभल पाता, उनमें से 2 ने मुझे बाजुओं से जकड़ लिया और तीसरा अंधाधुंध मेरे मुंह, सीने और पेट पर घूंसे बरसाने लगा। वो हिज़यानी अंदाज में मुझे गालियां भी बक रहा था। मैंने एहतजाज करने और खुद को उसके ताबड़तोड़ हमलों से बचाने की कोशिश की, लेकिन दोनों बाजू बुरी तरह जकड़े होने की वजह से नाकाम रहा। हो सकता है मैं जोर लगाकर खुद छुड़ाने और मुदाफ़ियत की कोशिश करता, लेकिन ऐन उसी वक्त मुझे घूंसे बरसाने वाले के पीछे एक और वर्दीपोश नजर आया, जिसके हाथ में एक रिवॉल्वर था और उसकी नाल का रुख मेरी जानिब था। मेरे जबड़ों, पेशानी, छाती और पीठ पर बरसते चंद ही फूंसों ने मेरी हालत ख़राब कर दी थी और मेरे मुंह से बेसाख्ता दर्द भरी कराहें खारिज हो रही थीं। मैं बार बार पूछने की कोशिश कर रहा था कि वो क्यों मुझे मार रहे हैं, मेरा कसूर क्या है, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार न थे। बिलाखिर रिवॉल्वर बरदार पुलिस वाले ने मुझे हलाक करने पर तुले शख्स को पुकारा। साबा शंभू, अच्छी खातिर तो आजा करी है साले घुस बैठिए की, पर अब बस कर सिकरे, मर जावेगा। अभी तो बहुत कुछ पूछना है इससे। शदीद तकलीफ में होने के बावजूद उसके अल्फाज मेरे हवास पर बिजली की तरह गिरे। घुस बैठिया यानी जासूस, यानी ये लोग मेरी असलियत से बखूबी वाकिफ हैं। मेरा मिशन शुरू होने के साथ ही इबरतनाक अंजाम को पहुंच गया। लगता है बाकी सारी उम्र अब जेल में घुट घुट कर जीना पड़ेगा। रिवॉल्वर बरदार शख्स यकीनन मेरी जान का अजाब बने तीनों अफराद का अफसर था, क्योंकि उसका हुक्म सुनते ही घूंसों की बारिश रुक गई। ये अलग बात है कि इतनी देर मेरे चेहरे का सत्यानाश हो गया था। इस असना में शंभू ने मेरे अक़ब में पहुंचकर मेरी गर्दन में बाजू हमायल करके मुझे मुकम्मल बेबस कर दिया था। मुसल्ला पुलिस अफसर ने कमरे में कदम रखा और गहरी नज़रों से एक एक गोशे का जायजा लेने लगा। फिर उसकी नज़रें मेरे सफरी बैग में जम गईं। उसने शंभू को हुक्म दिया, छोड़ इसे, थैले की तलाशी ले। मेरे कपड़े निकालने की जहमत से बचने के लिए शंभू ने मेरा बैग चारपाई पर उलट दिया। मुझे बैग की तलाशी से कोई तशवीश नहीं थी। मेरा जहन तो ये सोचने की कोशिश कर रहा था कि मुझे कैसे पहचाना गया। क्या कराची में सफारत खाने वाले भाप गए थे कि मैं कौन हूँ और किस इरादे से हिंदुस्तान जाना चाहता हूँ? उन्होंने मुझे फंदे में फंसाने के लिए यहाँ भिजवाया होगा। लेकिन मेरे जहन में और भी सवालात उठ रहे थे। मुझे तो दिल्ली में कदम रखते ही दबोचा जा सकता था। फिर ज़हीर शेख के जरिए मुझसे आंख मचोली खेलने की क्या ज़रूरत थी? मैं यहाँ जासूसी के इरादे से ज़रूर आया हूँ, लेकिन मैंने अभी तक कोई काबिल गिरफ्त कार्रवाई नहीं की। क्या इसके बावजूद मुझसे जासूसों वाला सलूक किया जाएगा? मेरे कमरे की तलाशी लेने के बाद उन्होंने मेरे हाथों में हथकड़ी डाल दी और मुझे ठुड्डे मारते धकेलते पहली मंजिल पर ले आए, जहां मैंने देखा कि जमील शेख भी हथकड़ियों में जकड़ा ज़मीन पर उकड़ू बैठा था। एक बंदूक बरदार संतरी उसके सर पर सवार था, जबकि उसकी कुर्सी पर एक सिख हवालदार बराजमान था। मुझे देखते ही उस भैंसे नुमा अहलकार का चेहरा खुशी और जोश से तमतमा उठा। उसने कुर्सी से उठते हुए कहा, नू फड़ लिया दरोगा जी। दरोगे ने गुरूर से अपना रिवॉल्वर लहराते हुए कहा, बच के कहाँ जावेगा साला मलिच, चल अब थाने ले चल दोनों को। मुझे जमील शेख के हमरा घसीट कर गली में लाया गया और फिर पुलिस की जीप में बेदर्दी से फर्श पर पटक दिया गया। इस दौरान मेरा जहन मुसलसल उथेड़-बुन में मसरूफ रहा। अगर मुझे ज़हीर शेख के मुखबरी पर गिरफ्तार किया गया है तो फिर उसके चचा को क्यों मेरे साथ धर लिया गया है? उसके चेहरे पर भी तशद्दुद के निशानात नुमाया हैं। क्या ये ज़हीर का मावन नहीं है? या इलाही, ये मादुरा क्या है? जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, हमें एक कदीम इमारत में कायम कोतवाली थाने ले जाया गया था, लेकिन सामने के गेट से अंदर दाखिल होने के बाद हवालात की तरफ ले जाने की बजाय थाने के अतब में अलग थलग वाक़े एक कमरे में ले गए, जिसका दरवाज़ा सलाखों से बने जंगले पर मुश्तमिल था। उस संगलाख पिंजरे में फर्नीचर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। रात के तीसरे पहर की ठिठुरती सर्दी में हम दोनों को यखबस्ता फर्श पर उकड़ू बैठने का हुक्म दिया गया। मेरे चेहरे पर वर्म आ गया और चोटों में दर्द हो रहा था। दरुआ समेत 5 मुसल्ला पुलिस अहलकार हमारे गिर्द घेरा डाले खड़े थे। नाम बता अपना, दारोगा ने मुझे खा जाने वाली नज़रों से घूरते हुए पूछा। हालांकि वो जमील शेख के मुसाफिर खाने में ही पासपोर्ट पर मेरे कवायफ पड़ चुका था। मेरी बेबसी और बढ़ती हुई मायूसी ने यकलख्त गुस्से की शक्ल इख्तियार की। मैंने झुंझला कर कहा, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। आपको मुझ पर ये ज्यादती करने का कोई हक नहीं। ये सब सरासर गैर कानूनी है।
दारोगा बोला, ओहो, तो मेरे को अब तू कानून सिखावेगा, साले जासूस। यूं लगे तेरी चंपी मालिश में कोई कसर रह गई है। क्यों बे शंभू? मुझे बोलने में मुश्किल पेश आ रही थी, लेकिन मैंने अपना लहजा मुमकिन हद तक मजबूत रखते हुए कहा, देखें, आपको गलतफहमी हुई है। मैं जासूस नहीं हूँ, आप खामखा शक कर रहे हैं। मैं आपके सिफारत खाने से बाज़ाब्ता वीज़ा लेकर इंडिया आया हूँ और मैंने यहाँ कोई खिलाफ कानून हरकत नहीं की। आपको मुझ पर इस तशद्दुद का जवाब देना पड़ेगा। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में अचानक खून उतर आया। उसने अचानक मेरे बाल पकड़कर खींचे और साथ ही मेरे गाल पर थप्पड़ दे मारा। बोला, तू मेरे को जानता नहीं है, मैं रमेश शुक्ला हूँ। बड़े बड़े अपराधियों का मूत निकल जावे है मेरा नाम सुन के। मेरे को जबान खुलवाने के बड़े गुरावे हैं। मैंने कहा, देखें, आप जो भी पूछना चाहें मैं बताने को तैयार हूँ। आप मुझे बिला वजह तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। मैंने गुस्से पर काबू किया। वो बोला, हाँ, अब आया ना रास्ते पे, चल सब कुछ बताता जा अपने बारे में। मैंने कहा, मोहम्मद जमाल वल्द मोहम्मद इकबाल, साकिन कराची, पाकिस्तान। क्रिकेट मैच देखने और कुछ कारोबारी मामलात निपटाने यहाँ आया हूँ। इंडियन सिफारत खाने ने बाकायदा इंटरव्यू लेकर पूरी तरह मुतमईन होने के बाद वीज़ा दिया है। मेरी बातें सुनकर रमेश के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट नमूदार हुई। बोला, अच्छा मेरे मुन्ने, मेरे लाला, मेरे बबुआ, अब ये भी सच सच बता दे कि तेरे को किस गुप्त मिशन पर भेजा है पाकिस्तानी ने। मैंने कहा, आपको बहुत बड़ी गलत फहमी हुई है। मुझे किसी ने खुफिया मिशन पर नहीं भेजा, सिर्फ और सिर्फ सैर व तफरीह के लिए यहाँ आया हूँ। मैंने अपना लहजा हत्तुल इम्कान ठोस बनाने की कोशिश की। वो बोला, अबे ओ सूरमा, झटपट सबक दे, वरना तेरा यह सुंदर मुखड़ा देखने जोगा नहीं रहेगा। ये ना समझियो कि तेरा लिफंगा साथी बचकर निकल गया है। दिल्ली पार नहीं करने देंगे उसे, सवेरे तक यहीं जकड़ा बैठा होगा कुत्ता। उसकी बात सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा। ये मेरे किस साथी की बात कर रहा है? बिलाखिर मैंने पूछ लिया, आप किस साथी की बात कर रहे हैं? उसने तमस्खुर भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, देख, मेरे सामने भोला बनने का नाटक ना ही करे तो अच्छा है। उस जहीर शेख का नाम भी याद नहीं क्या तेरे को? जहीर शेख का इस अंदाज में तस्करा सुनकर मैं चौंक उठा। ये उसे मेरा साथी क्यों कह रहा है? क्या ये भी मुझे फांस कर जबान खुलवाने की कोई चाल है? मैंने सर झटक कर कहा, जहीर शेख मेरा साथी कैसे हो गया? उससे आज पहली मुलाकात हुई है मेरी, मुझे तो उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। रमेश मेरी बात सुनकर गुस्से से फुनकारा, बकवास बंद मलिच, ले मेरे से सुन, हमने सब पता किया है। जम्मू में बम विस्फोट करने की 4 घटनाओं में तेरे उस यार जहीर शेख का हाथ है। वहां से भाग के वो यहाँ छुपा हुआ था। दारोगा का ये बयान मेरे लिए इंकिशाफ की हैरत रखता था। जहीर शेख कश्मीरी मुजाहिद है, क्या बात है? या ये भी झूठ के उस जाल का एक फंदा है जिसमें मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है? मैंने कहा, देखें जनाब, मैं जहीर शेख के बारे में सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो साइकिल रिक्शा चलाकर अपनी रोजी कमाता है। उसने मुझे दिल्ली की सैर जरूर करवाई है, इसके अलावा मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। आज जिंदगी में पहली बार उससे मुलाकात हुई थी। उसने बेयकीन नजरों से मुझे घूरा और गंभीर लहजे में कहा, तुम्हारी इस बात पर कोई गधा ही यकीन करेगा। हमारे पास 2 दिन पहले मुखबरी आई थी कि आतंकवादी जहीर शेख कई महीनों से दिल्ली में छुपा बैठा है। बड़ी मुश्किल से उसके चाचा का पता चलाया, परंतु वो अपने चाचा के पास आ ही नहीं रहा था। आज खबर मिली कि वो एक पाकिस्तानी को भी चाचा के पास छोड़ के गया है। उसकी बात सुन के मेरे दिल में इत्मीनान की लहर दौड़ दी। उसके पास मेरे मिशन के हवाले से कोई ठोस इत्तला नहीं है। महज इत्तेफाकन जहीर शेख के साथ मुलाकात और कुछ वक्त इकट्ठे गुजारने की वजह से ये मुझ पर पाकिस्तानी जासूस होने का शुबा कर रहा है। मैंने कहा, यकीन करें जनाब, जहीर शेख से मेरी मुलाकात महज इत्तेफाक थी। अगर वो कानून को मतलूब है तो आप उसके खिलाफ जो चाहे कार्रवाई करें। मेरा उसकी सरगर्मियों से कोई ताल्लुक नहीं है। आप बिला वजह मुझ पर शक करके तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। वो बोला, मेरे को बालिग समझ रहे हो मन्ना? हिंदुस्तानियों की संख्या पता है कितनी है? 45 करोड़, और इतनी आबादी में तेरे को केवल वो आतंकवादी ही टकरा है। हमें सब जानकारी है, यहाँ के हर आतंकवादी को पाकिस्तानी गुप्त एजेंसियों से माल और सहायता मिलती है। तेरे को इसी कारण इतनी भारी रकम देकर भेजा है। मैंने कहा, देखें, ये रकम इतनी ज्यादा भी नहीं है। मुझे यहाँ 3 माह गुजारने हैं। हो सकता है कोई कारोबारी सौदा होने पर मुझे एडवांस देना पड़े। आपसे क्या पर्दा, मैं खुल के अय्याशी करने को आया हूँ। दारोगा बोला, फिक्र न कर महाशय, अब जेल में सारी जिंदगी दिल खोल के अय्याशी करना, बस वो जहीर हाथ लग जाए, फिर दोनों को गुप्त विभाग के हवाले कर दूंगा। मैंने इल्तिजा आमेज लहजे में कहा,
आप जिस तरह जी चाहें मेरी बात की तस्दीक कर लें, लेकिन बराह करम सिर्फ शक की बुनियाद पर मुझे तशद्दुद का निशाना मत बनाएं। मैं सिर्फ एक दिन के लिए दिल्ली आया था। मेरे पास कल रात की ट्रेन से बम्बई जाने का टिकट मौजूद है। मेरा ज़हीर शेख से कोई ताल्लुक़ नहीं है। पता नहीं उसे मेरी बात में कोई वज़न महसूस हुआ या नहीं, लेकिन उसने हम दोनों पर मज़ीद तशद्दुद नहीं किया, बल्कि जाने के बाद हम दोनों के लिहाफ भी भिजवा दिए। बिस्तर में घुसने के बाद हम दोनों वक्फे से कराहते रहे। दर्द की वजह से दोनों ही नहीं सो पा रहे थे। जमील शेख वाकई कम गो था या कोई अंदेशा या मसलहत माने थी। बहरहाल उसने मुझसे कोई बात नहीं की थी। बिलाखिर मेरे तजस्सुस ने उसे मुखातिब करने पर मजबूर कर दिया। चचा जमील, बहुत तकलीफ हो रही है। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर मुख्तसर सा जवाब दिया, हाँ, 2 दांत तोड़ दिए हैं बदबख्तों ने, उनमें दर्द हो रहा है। मैंने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, चचा मुनासिब समझें तो एक बात बताएंगे, क्या ज़हीर शेख वाकई तकरीबी कार्रवाइयों में हिस्सा लेता रहा है? मेरी बात सुनकर वो बेताब सा हो गया। बोला, बेटा, कम से कम तुम तो तकरीबकारी ना कहो। इंडिया की गुलामी से निजात और पाकिस्तान का हिस्सा बनने के लिए ही जम्मू और कश्मीर वाले अपनी जानें दाव पर लगा रहे हैं। मैं हिंदुस्तान से आज़ादी की जंग में अमलन शरीक नहीं हूँ, लेकिन ज़हीर और बाकी बच्चे जो जिद्दोजहद कर रहे हैं उस पर मुझे फ़ख्र है। अल्लाह का शुक्र है मुझे भी इस जिहाद में कुछ हिस्सा मिलाने का मौका मिला। उसकी बात सुनकर मुझे कुछ शर्मिंदगी का एहसास हुआ। उसने मेरी कैफियत समझने में देर न लगाई। बोला, कश्मीर और पाकिस्तान एक ही जिस्म के 2 हिस्से हैं बेटा, एक दूसरे के बगैर अधूरे और नामुकम्मल। देर से ही सही कश्मीरियों को एहसास हो गया है कि हिंदुस्तान की गुलामी से इज्जत की मौत बेहतर है। मैंने पूछा, ज़हीर कब से आज़ादी की जिद्दोजहद में शामिल है? वो बोले, लगभग 5 साल से। मेरी तरह वो भी शेख अब्दुल्लाह का पैरोकार था, जो हिंदुस्तानी हुकूमत के साथ मसालहत की पॉलिसी और जमहूरी तरीके से जम्मू और कश्मीर को खुद मुख्तारी दिलाने पर यकीन रखता था, लेकिन फिर हिंदुस्तानी हुकूमत की नज़रों से गिर गया और उसे कैद में डाल दिया गया। उसके साथ ही जम्मू और कश्मीर को हिंदुस्तान का अटूट अंग करार दे दिया गया। यह पहला मौका था कि कश्मीरियों को एहसास हुआ कि उनकी हैसियत गुलामों से भी बदतर है। जमील शेख ने अपनी तरफ से बात ख़त्म कर दी थी, लेकिन मेरी तशनगी बाकी थी। मैंने कहा, ये तो बताएं चचा कि ज़हीर आज़ादी की अमली जिद्दोजहद में कैसे शामिल हुआ? वो बोले, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह सारी दुनिया के मजलूम हथियार उठाते हैं। शेख अब्दुल्ला और उसके साथी जेल में बंद थे। 3 साल पहले हिंदुस्तानी हुकूमत ने हठ धर्मी की इंतहा करते हुए जम्मू और कश्मीर पर अपना कठपुतली वज़ीर आज़म मुसल्लत कर दिया, जिसकी जमात के अक्सर अरकान बिला मुकाबला मुंतखब हुए थे। यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के तलबा ने एहतजाज किया तो उन पर गोलियां बरसाई गईं। ज़हीर शेख शदीद जख्मी हुआ और उसके छोटे भाई समेत 5 नौजवान शहीद हो गए। सेहतमंद होने के बाद वो मैदान में निकल आया। जमील शेख ने मज़ीद गुफ्तगू से माजरत कर ली। मैं भी जाने कब नींद की आगोश में खो गया। इतनी बेआराम नींद का मुझे पहले कभी तजुर्बा नहीं हुआ था। चेहरे, पेट और छाती पर लगी चोटों के दर्द से बार बार आंख खुल जाती, फिर भी मैंने सोने की कोशिश जारी रखी। मेरी खोई हुई तवानाई की बहाली और जख्मों की अंधमाली की यही एक सूरत थी। उन जालिमों ने हमारी चोटों पर कोई मरहम लगाने की जहमत भी नहीं की थी। जैसे तैसे रात के बकिया चंद घंटे गुजारे और उजाला फैलते ही मैं उठ बैठा। जाने उस रोज़ वाकई सख्त सर्दी थी या मुझे महसूस हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद मुझे शदीद प्यास लग रही थी। कमरे के सलाखों वाले दरवाजे के ऐन सामने स्टूल नुमा कुर्सियों पर 2 मुसल्ला संतरी पहरा दे रहे थे। उन्हें यकीनन पूरी मुस्तैदी से ड्यूटी देने की हिदायत दी गई होगी, क्योंकि वो दोनों रत जगह से निढाल दिखाई दे रहे थे। खुसूसन दोनों में से निस्बतन जवां साल और तनोमंद संतरी को तो नींद के झोंकों से संभलना मुश्किल हो रहा था। उधेड़ उम्र और दुबला पतला संतरी भी बार बार जमायां ले रहा था। ताहम मुझे जागता और उठकर सलाखों के पास आता देखकर वो दोनों चौकन्ना हो गए। क्यों भैये, क्या चाहते हो? दुबले संतरी ने करारी सी आवाज में पूछा। मैंने नरम लहजे में कहा, भाई हल्क खुश्क हो रहा है, पानी पिला तो मेहरबानी होगी। उसने घूर कर मुझे देखा। बोला, चुपचाप अपनी जगह जाकर पड़ जा लमड़े। शुक्ला साहब की इजाजत के बगैर तुम दोनों को कुछ नहीं मिलेगा। इससे पहले कि उससे मजीद कुछ कहता, भैंसनुमा संतरी ने उसे छिड़क दिया। श्यामलाल, तू अपने संग महारे को भी मरवा देगा। शुक्ला जी ने तो इनसे बात करन पे भी रोक लगा रखी है। बकन देने इसको, साहब खुद निबट लेगा साले से। उसके बदतमीज लहजे को नजरअंदाज करते हुए श्यामलाल ने उसके मशवरे पर फौरी अमल किया और मुझसे मजीद कोई बात न की। कुछ देर के बाद एक शख्स उनके लिए चाय और कुछ बिस्किट लाया और वो दोनों हंसी मजाक करते हुए नाश्ता करने लगे। उम्र के फ़र्क के बावजूद उन दोनों के दरमियान खासी बेतकल्लुफ़ी महसूस होती थी।
आम दिनों में उस वक्त तक मुझे भी शदीद भूख लग जाती थी, लेकिन गुज़श्ता रात खाए हुए करीम रेस्टोरेंट के मुरव्वन खाने की बदौलत मैं अभी तक इश्तिहा महसूस नहीं कर रहा था। अलबत्ता प्यास की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। बिलाखिर मेरा सब्र जवाब दे गया। मैंने कहा, तुम लोग इंसान हो कि शैतान? किसी को प्यास से मारना कौन से कानून में लिखा है? बुला कर लाओ अपनी शुक्ला लाट साहब को, मैं खुद बात करूंगा उससे। मेरी बात सुनकर भैंसा तैश में आ गया। बोला, अबे ओ मांसखोर जानवरों की औलाद, अपनी जबान बंद रखियो, नहीं तो गोली खोपड़ी के पार कर दूंगा। कोई पूछेगा भी नहीं मेरे से, समझे? इस बार श्यामलाल ने उसे रोका। छोड़ दे यार दिलजीत, ये जानबूझकर हमने गुस्सा दिलावन चावे। कुछ देरी में शुक्ला साहब खुद हिसाब कर लेंगे इससे। मैंने चुपते लहजे में कहा, मुझे तुम 2 टके के संतरियों के मुंह लगने का कोई शौक नहीं है। मुझे पानी पिला दो, मैं मुंह बंद करके बैठ जाऊंगा। जाने श्यामलाल के दिल में क्या आई, वो उठ कर गया और मिट्टी के एक गिलास में पानी लाकर मुझे दे दिया। मैंने पानी पीने के बाद उसका शुक्रिया अदा किया और अपनी जगह आकर बैठ गया। घंटा भर के बाद उनकी ड्यूटी बदल गई और उनकी जगह लगभग 30 और 35 साल की उम्र के 2 नए संतरी आ गए। वो दोनों निस्बतन ज्यादा चाको चौबंद दिखाई दे रहे थे। इस असना में जमील शेख भी बेदार हो चुके थे। मैंने उनका मिजाज पूछा तो उन्होंने कमजोर लहजे में अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैंने पानी मंगवाने का पूछा तो उन्होंने बताया कि वो नफली रोजे से हैं। उनकी पजमुर्दगी देखते हुए मैंने तसल्ली दी, फिक्र न करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तभी उम्मीद है कि अब हम पर तशद्दुद नहीं किया जाएगा। इस पर उन्होंने फीकी मुस्कुराहट के साथ कहा, आप गलत समझे, मैं फिक्रमंद नहीं हूँ। अलबत्ता ज़हीर के हवाले से तशवीश ज़रूर है कि कहीं वाकई उन जालिमों के हत्थे न चढ़ जाए। मैंने उनका हौसला बढ़ाया। तहा अल्लाह ने चाहा तो ये लोग उसकी गर्द को भी नहीं पहुँच सकेंगे। ये अलग बात है कि एहतियात के तकाज़ों के तहत मैं अब भी इस तमाम मामले पर उसी अंदाज में यकीन करने को तैयार न था जैसे नजर आ रहा था। ये सब मुझे घेरने और मेरी असलियत उगलवाने का एक मुनज़्ज़म मंसूबा और ज़हीर शेख नामी वो नौजवान मुझे फंसाने का हसीन फंदा हो सकता था।